सर थर्मोडायनेमिक्स शुरू हुआ था। कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था? एक सेकेंड सर। सर इंटरनल एनर्जी एंड वर्क वाला हो गया था। अच्छा, तो वर्क के लिए मैं ग्राफ पढ़ा दिया था, वर्क डन कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यस सर, एक बार वो फिर से करा देना प्लीज। कौन सा? ग्राफ्स। ओके, देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती थी। जैसे फर्स्ट हम यूज़ करते थे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक, ऐसा टर्म था। ठीक है, मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था सी पी एन सी बी, जहाँ तक कि मुझे याद है। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे कैसे किया। ठीक है, ये मेरे पास दो टर्म यहाँ पे, ये मेरे पास हीट सप्लाइड एंड ये वर्क डन। इन दोनों टर्म को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ये मेरे पास टर्म डिफाइन करता है, इस टर्म को बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन। वो क्वांटिटी जो पाथ ऑफ गैस फॉलो उस पाथ पर डिपेंडेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। एंड दूसरा मेरे पास इंटरनल जिसका हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक, स्टेट फंक्शन जो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता हो, किस पाथ के अलॉन्ग वो गैस मूवमेंट कर रही है उस पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, तब इसके बेस पे अलग अलग मैंने फॉर्मूला डिफाइन किया था। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास हीट सप्लाइड, ठीक, हीट सप्लाइड के लिए डी क्यू इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ सी डी टी। ये जो मेरे पास सी है स्पेसिफिक हीट उस पर्टिकुलर गैस के उस कंडीशन में, तो इसलिए सी इसका फॉर्मूला था R by gamma minus 1 minus R by x minus 1, whereas x is exponential of PV to the power x is equals to constant. अगर मेरे पास गैस इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ओबे करता हो तो यहाँ पे v पे पावर जो भी टर्म होगा वो यहाँ पुट कर दीजिए, c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसके बेस आपकी पे वॉइस क्रैक मेरे हो रही पास है। दो कंडीशन हो सकती है। अगर ओके, अब इसके पास दो कंडीशन होती है कि अगर मेरे पास हीट उस पर्टिकुलर सिस्टम को सप्लाई किया जा, ठीक है, अगर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम हो तब उस कंडीशन में डी क्यू की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर मेरे पास हीट इजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम हो तब उस डी की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन डिफाइन करते हैं हीट के बेस पे। अगली चीज डी क्यू डी यू, तो डी यू इज इक्वल्स टू स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल फाइनल कंडीशन। तब इसके लिए फॉर्मूला होता है एन टाइम्स सी वी डी टी। सी वी का मतलब यहाँ पे होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तब इस टर्म को अगर ब्रेक करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है एन टाइम्स ऑफ आर डी टी बाई गामा माइनस वन, वेर गामा वॉज स्पेसिफिक गैस रेशियो, ठीक है, जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में कैलकुलेट। इसी टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन एफ बाई टू टाइम्स ऑफ आर डी टी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या अगर मैं पी वी के टर्म में निकालूं तो इसका फॉर्मूला आता है पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल बाय गामा माइनस वन। ठीक, इस चार फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूले इसके अलावा इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए और फॉर्मूला नहीं एग्जिस्ट करता। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इसमें, चूँकि मेरे पास ये स्टेट फंक्शन है तो इसके लिए रिलेशन होता है कि अगर कोई भी क्लोज पाथ आ जाए, ठीक, जैसे यहाँ से गैस स्टार्ट हुआ वापस क्लोज पाथ उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, तब इसका मतलब होगा चेंज इन टर्नल एनर्जी फॉर क्लोज पाथ, तो ये हमेशा कितना होता है, ज़ीरो। अगली कंडीशन होती है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाऊँ इन डिफरेंट पाथ, जैसे फर्स्ट पाथ ये जाऊँ
एंड सेकेंड पाथ अगर मैं ये जाऊँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तब इन दोनों अलग अलग पाथ के लिए अगर मुझे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो आप बोलिएगा कि चूंकि इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, फाइनल पोजीशन सेम सेम है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन फर्स्ट पाथ एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर सेकेंड पाथ दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मेरे पास इंटरनल एनर्जी उस पर्टिकुलर गैस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, पॉजिटिव लूँगा। अगर मैं टेम्परेचर घटाता हूँ तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन डिफाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डी यू के लिए। थर्ड पार्ट होता है मेरे पास वर्क डन। तो वर्क डन के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। वर्क डन सिंपली होता है मेरे पास फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट integration. Force is equal to that pressure into area into displacement, and area into displacement is called volume. So PdV इसका एरिया वर्क डन के इक्वल होता है, तो विच इज इक्वल्स टू एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अब इस ग्राफ को दो तरह से पढ़ सकते हैं, या तो उस पर्टिकुलर गैस का एक्सपेंशन हो सकता होगा या उस पर्टिकुलर गैस का कंप्रेशन हो सकता होगा। तो मैं आपको पहली चीज़ एक्सपेंशन बताता हूँ। सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई पिस्टन है, एक गैस एक सिलिंड्रिकल वेसल में प्लेस्ड है कुछ इस तरह से। हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर गैस की वजह से उस पिस्टन के ऊपर कुछ वर्क डन किया ताकि उसका एक्सपेंशन हो जाए, मतलब अपने इनिशियल पोजीशन से किसी फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस्ड हो जाए किसी पॉइंट तक, मतलब यहाँ से यहाँ, ये मेरे पास हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। तब इसके बेस पे ग्राफ प्लॉट करूँ तो किसी इनिशियल कंडीशन से किसी फाइनल कंडीशन यहाँ तक, किसी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व डिफाइन किया इस तरह। अब इसके लिए अगर चेक कीजिए तो ये मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम है, ये मेरे पास फाइनल वॉल्यूम है। इस कर्व को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो आपको ये कर्व कुछ ऐसा दिखेगा विच इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब इन सबको समराइज करके डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे पास फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा है, इसलिए वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव है। इससे रिलेटेड जो ग्राफ आया वो ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज कर्व दिख रहा है, ठीक। एंड उस गैस का एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट जो वर्क डन है उस पर्टिकुलर गैस ने उस सिस्टम के ऊपर किया है क्योंकि उसके पिस्टन को एक्सपैंड कराने के केपेबल है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि। एंड नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इसमें ठीक है। तो इतनी 5 चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, ठीक। तो फर्स्ट एक्सपेंशन के बेस पे इतनी सारी चीज़ें। सेम अगर कंप्रेशन के बेस पे हो कि मान लीजिए मेरे पास गैस अभी जिस कंडीशन में है, ठीक, उससे मैं किसी सराउंडिंग से उसके ऊपर वर्क किया ताकि उस गैस के पिस्टन को कंप्रेस कर दिया जाए, सपोज कर लीजिए यहाँ से, ठीक, ताकि गैस अपने जिस पोजीशन से वो कंप्रेस्ड होकर किसी इस पॉइंट तक चला जाए, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी, इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है। तब इसके बेस पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो इससे ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, किसी इस पॉइंट दैट इज इनिशियल, किसी इस पॉइंट इज फाइनल, P वर्सेस V कर्व। यहाँ पे ग्राफ कुछ इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तब इसके लिए अगर मैं पूरा ग्राफ एक्सटेंड करूँ तो आपको एक ग्राफ कुछ ऐसा दिखता, एंड इसका अगर एरिया कैलकुलेट कीजिएगा तो ग्राफ आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तब इसको मैं क्या बोलूँगा, कंप्रेशन एंड सारी चीज़ें। तो इसमें पहली चीज़ फाइनल वॉल्यूम इज लेस दैन इनिशियल वॉल्यूम, सो वर्क डन इज नेगेटिव, ग्राफ is in anti-clockwise direction. Next, compression of gas. Next, work is done on the system. ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड
हीट सप्लाइड, इससे हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके बेस पे हम फर्स्ट लॉ डिफाइन करते हैं। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, अब इसके बाद हमने प्रोसेस डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेरे पास प्रोसेस 4 तरह का, ठीक है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोपोरिक, आइसोबैरिक। तो सबसे फर्स्ट वन इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब होता है प्रेशर। ठीक, तो वो प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कैरीड आउट हो उसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इस पर्टिकुलर लॉ को एक और नाम देते हैं विच इज चार्ल्स लॉ। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एक दूसरे क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, सो V1 अपॉन T1 इज इक्वल होगा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कन्वर्जन करना हो तो इस इक्वेशन को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बेस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको मैं बोल सकता हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरे पास जो इक्वेशन था P V टू द पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर P को कांस्टेंट करना है तो x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 0, तभी तो पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू में जैसे 0 पुट किया, हमने एक टर्म पढ़ा था वहाँ पे, इक्वेशन था C इज इक्वल्स टू R बाई गामा माइनस 1 माइनस R बाई x माइनस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0। ये माइनस प्लस हो जाएगा। तब इस क्वांटिटी को हम Cp बोलते हैं। तो हो जाएगा Cp इज इक्वल्स टू R बाई गामा माइनस 1 प्लस R, और ये पूरा टर्म हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ R बाई गामा माइनस 1। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में कैलकुलेट करूँ तो 1 प्लस एफ बाई 2 टाइम्स ऑफ R। तो इसको बोलते हैं हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं Cp। अब इसके बेस पे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, 3 तरह का ग्राफ। एक होता है मेरे पास PT कर्व। ठीक, फर्स्ट वन इज PV। फर्स्ट अगर मैं PV ग्राफ प्लॉट करूँ तो चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ऑपोजिट कोऑर्डिनेट। तो ये मेरे पास हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, ये मेरे पास हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। ग्राफ इस तरह से एक्सटेंड हो रही है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तब आप पूरा ग्राफ देखिएगा तो आपको एक क्लॉकवाइज कर्व की तरह दिखाई देता होगा। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ? गैस इज एक्सपैंडिंग और एक्सपेंशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, इसलिए वर्किंग कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं P वर्सेस T ग्राफ के लिए। तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, सो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसके बेस पे इसका टेम्परेचर भी इसी तरह से इंक्रीज करेगा। थर्ड, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो आप इस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, सो V अपॉन T इज इक्वल्स टू nR अपॉन P लिख सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, इस ग्राफ के लिए अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना स्लोप की वैल्यू क्या होगी? कम। तो अगर मैं किसी दूसरे ग्राफ को प्लॉट करूं इसी पॉइंट से, सपोज कर लीजिए ये टर्म, तो इसका स्लोप ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो सपोज कर लीजिए इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, सो प्रेशर A इज ग्रेटर देन प्रेशर B। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हमने ग्राफ के बेस पे डिफाइन कर दिया। मैंने प्लॉट किया एक्सपेंशन के लिए। अब आपको 3 कर्व कंप्रेशन के लिए प्लॉट करना हो तो हेलो सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो, तो ये जो मैं साइड वो समझ आया कि नहीं आपको? आ गया सर।
ओके, क्या वॉइस में मतलब कुछ बोलने में दिक्कत हो रही है, मतलब ऐसा कुछ? वो एकदम से लैग करने लग जाती है बीच बीच में। अब ठीक है। अच्छा, शायद मे बी इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ गड़बड़ रही हो इसलिए। अब अभी लैग कर रही है। 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट में कनेक्ट कर रहा हूँ फिर से, 1 मिनट रुक जाइए। हेलो हेलो, यस सर। अब सही है? यस सर। ओके, सो हमने आइसोबैरिक प्रोसेस डिफाइन कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट पे क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब हमें जानना है कि ये जो पीवी कर्व है, इससे रिलेटेड हमें स्लोप कैलकुलेट करनी है एंड वर्क डन कैलकुलेट करना है एंड और रिलेशनशिप डिफाइन करनी है, ठीक है। सो हम डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर पीवी ग्राफ के लिए स्लोप। तो ये मेरे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, तो पी वी, यहाँ पे चूंकि ग्राफ प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम कोऑर्डिनेट। तो इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं, तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू अपोजिट कोऑर्डिनेट होती है तो उसका एंगल 0 होता है, इसलिए उसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं, tan 0 उसकी वैल्यू 0 होती है। तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व which is dp by dv which is equals to tan 0 which is equals to 0। अब इसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आता है माइनस ऑफ डी पी बाई डी वी टाइम्स वॉल्यूम, एंड चूंकि डी पी बाई डी वी 0 है तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, मतलब कोई इलास्टिसिटी बिहेवियर शो नहीं होती होगी, मतलब इस प्रोसेस में देयर इज नो इलास्टिसिटी, ठीक। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं वर्क डन, एरिया अंडर दिस ग्राफ। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक। तो ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा जिसमें p कांस्टेंट है, v की वैल्यू चेंज कर रही है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर पी वी कर्व, p is constant, integration dv from initial volume to final volume, so p v final minus v initial, pv is equals to nRT, so you can write it as nRT final minus t initial, ठीक है। तो इसी तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, एंड उसको हम सॉल्व आउट कैसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, जैसे अगर मैं फर्स्ट लॉ अप्लाई करूं, फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ मेरे पास होता है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। एक डायरेक्ट रिलेशन भी होता है कि कोई भी एक चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली तो बाकी दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है डी क्यू इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ डी यू विच इज इक्वल्स टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 टाइम्स डी डब्ल्यू।
वेयर गामा इज ए स्पेसिफिक गैस रेशियो जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक है, अब इसे बेस मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ आसान सा। जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट, इस पॉइंट है ए, यहाँ पे उसके पास इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू 40 जूल है। ठीक, इस पॉइंट ए पे वहाँ से गैस एक्सपैंड करना शुरू हुआ, ठीक, किसी दूसरे पॉइंट तक गया। ठीक, इस तरह कि हीट इजेक्टेड आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ आपको पूछूं। ठीक, कोई गैस है जिसमें कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है मतलब हीट इजेक्ट आउट होती होगी, तो कंप्रेशन हुआ, हीट इजेक्ट आउट 40 जूल एंड जो वर्क डन हुआ ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कंप्रेशन, वर्क डन इज 10 जूल। अगर इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी उसकी वैल्यू 40 जूल है, तो बताइए इस पॉइंट बी पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, ये मेरे पास क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन का मतलब फ्रॉम अ सिस्टम इफ हीट इज ejected out is 40 joule and 10 joule of work is done on the system. ठीक, so find internal energy of point B। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ए से बी तक इस पूरे प्रोसेस को चेक करते हैं फ्रॉम ए टू बी क्या क्या हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। हीट वो इजेक्ट आउट कर रहा हूँ तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, -40, क्योंकि रिमूव्ड आउट हो रहा है। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल। ठीक, प्लस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो नेगेटिव होता था विच इज -10 जूल। ठीक, अब इन दोनों में किसी एक की वैल्यू पता है, किसी दूसरे की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो हो जाएगा -40, बी की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू दे रखी है 40 -10, सब कुछ सही ले जाइए, तो यू बी इज इक्वल्स टू -40 एंड +50, तो टोटल टाइम कितना आ गया 10 जूल। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली फर्स्ट लॉ पुट कीजिए एंड बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके, अब मेरे पास नेक्स्ट होता है अगला प्रोसेस आइसोकोरिक। आइसो मतलब सेम एंड कोरिक, या इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। इस लॉ को एक और नाम गे-लुसाक्स लॉ भी बोल सकते हैं, गे-लुसाक्स लॉ। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो मेरे पास P कांस्टेंट है, सो प्रेशर एंड टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या P1/T1 should be equals to P2/T2। ठीक, चूँकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर मैं पावर लेता तो PV⁴ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक टर्म ये था, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनाइट पुट कर दूँ, ठीक, तब मेरे पास v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा। तब इस x की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करने के बेस पे स्पेसिफिक हीट पे क्या टर्म डिफाइन होगा, तो c इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था R/γ-1 माइनस R/x-1। इफ x इज इन्फिनाइट, 1/∞ इज 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। तब ये जो वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर स्टेट में, इस पर्टिकुलर वैल्यू को CV बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, तो मेरे पास रिलेशन आ गया CV इज इक्वल्स टू R/γ-1, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिखते हैं, तो F/2 टाइम्स ऑफ R। ठीक, अगली चीज़ हम डिफाइन करते हैं इसमें ग्राफ 3 तरह से। एक मेरे पास होगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, एक मेरे पास होगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, एक मेरे पास हो जाएगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर।
The first is pressure versus volume, second is volume versus temperature, and third is pressure versus temperature. So इस पर्टिकुलर ग्राफ में मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से एक्सटेंड होगा, ठीक। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, तो अगर मैं हीट सप्लाई करूँ तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा, दैट इज टेम्परेचर में, एंड टेम्परेचर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए ग्राफ इसके तरफ, कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है हीट सप्लाई करने की वजह से। नेक्स्ट अगर P वर्सेस T ग्राफ प्लॉट करूँ तो हमारे पास इक्वेशन होता है PV इज इक्वल्स टू nRT, सो P अपॉन T इज इक्वल्स टू nR अपॉन V। स्लोप ऑफ P वर्सेस T ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड यहाँ पे जो स्लोप होगा P वर्सेस T ग्राफ के लिए वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जितना स्लोप ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम उतनी क्या होगी, कम होगी, ठीक। तो ये हमने तीन ग्राफ इस तरह से डिफाइन कर दिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड सारी चीज़ों के बेस पे। अब हमें पीवी कर्व से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करनी है, ठीक। सबसे पहली चीज़ हम स्लोप ऑफ पीवी कैलकुलेट करते हैं, देन उसके बेस पे बल्क मॉडुलस, देन वर्क डन एंड फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक। यहाँ पे कोई मुश्किल? नो सर। आवाज़ अच्छे से आ रही है? यस सर। Okay, the first one is slope of PV curve, pressure versus volume. So मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, देन प्रेशर चेंज इस तरह से के बेस पे, तो अगर मैं स्लोप ऑफ PV ग्राफ डिफाइन करूँ तो ये मेरे पास एंगल 90 डिग्री विद दिस कोऑर्डिनेट, सो dP by dV इज इक्वल्स टू tan थीटा, एंड tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनाइट, सो स्लोप इन्फिनाइट हो गया। तब इसके बेस पे बल्क मॉडुलस अगर हम कैलकुलेट करते हैं बीटा, तो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dP by dV टाइम्स v, चूँकि स्लोप इन्फिनाइट है तो पूरा टर्म कितना होगा, इन्फिनाइट। अगर बल्क मॉडुलस इन्फिनाइट हो तो इसका मतलब होगा कि वो सिस्टम इनकम्प्रेसिबल है, ठीक। मतलब वो सिस्टम इज बिहेविंग एज परफेक्टली रिजिड, ठीक, और इनकम्प्रेसिबल सिस्टम, ठीक। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इसमें वर्क डन कितना होगा, तो सिंस कि मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम कितना है, जीरो, तो ना तो एक्सपेंशन ना तो कंप्रेशन, इसलिए वर्क डन इज जीरो, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, एंड dw जीरो है इसलिए dq एंड du आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंड du की वैल्यू हम जानते हैं cv टाइम्स dt, तो इसके बेस पे मैं dq कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब ने हमने दो चीज़ें डिफाइन कर दी, एक मेरे पास cv डिफाइन कर दिया और एक हमने cp डिफाइन कर दिया। तो एक पहला सवाल पूछा जाता है कि डिफाइन रिलेशन बिटवीन cp एंड cv विच इज़ मोर ग्रेटर एंड एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन देम, एंड उस रिलेशनशिप को हम मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन cp एंड cv, ये कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या कीजिए, ये जैसे एक वेसल लिया हमने, ठीक, यहाँ पे मेरे पास पिस्टन, इसमें मैंने गैस फिल कर दी, ठीक, एंड इसको मैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, ठीक, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंड एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब हमें क्या करना है, पहले अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोलूँ तो वहाँ पे वर्क डन जीरो है, तो वर्क डन जीरो है तो जितना भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करूँगा dq इज इक्वल टू du प्लस dw, तो चूँकि du जीरो है तो जितना भी मैं हीट सप्लाई करूँगा वो डायरेक्टली उसके इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल हो जाएगा, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 10 जूल, तो वो डायरेक्टली 10 जूल उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ठीक। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं CV। बट अगर मैं एट कांस्टेंट प्रेशर बोलूँ, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं हीट सप्लाई करता हूँ तो हीट सप्लाई इज इक्वल्स टू du प्लस dw, दोनों पार्ट होगा,
तो अगर मैं यहाँ पे 10 जूल हीट सप्लाई करता हूँ तो इसका कुछ पार्ट इसमें जाता है एंड कुछ पार्ट इसमें जाता है। सपोज 3 जूल इसमें चला जाएगा एंड 7 जूल इसमें चला जाएगा, बट 10 जूल तो है नहीं क्योंकि इसका टोटल अमाउंट इसमें नहीं जाएगा, इसका कुछ अमाउंट इस पर चला गया, कुछ अमाउंट इस पर चला गया। सो मुझे इसकी वैल्यू को और इंक्रीज़ कराना है, तो और इंक्रीज़ कराने के लिए सपोज आपको 15 जूल देनी पड़ेगी, 14 जूल देनी पड़ेगी। तो हमने अनदर 14 जूल जब अप्लाई किया तो इसका 10 जूल इधर चला गया एंड 4 जूल इधर चला गया, ठीक। सो 10 जूल इसको देने के लिए मुझे 14 जूल देने की ज़रूरत पड़ी, बट यहाँ पे 10 जूल देने के लिए इसको सिर्फ 10 जूल देने की ज़रूरत पड़ी। तो ज़्यादा वैल्यू किस में मैंने अप्लाई की, इस पर्टिकुलर टर्म में ज़्यादा अप्लाई की, इसीलिए एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई टू द सिस्टम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम डिफाइन करते हैं Cp एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर डिफाइन करते हैं हम Cv, इसलिए Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक। तो इसी चीज़ को अगर स्टेटमेंट वाइज पूछे वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो आप ये बोलेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम amount of heat supplied to the system is utilized in changing internal energy of the system only, but at constant pressure amount of heat supplied to the system is utilized in changing internal energy as well as doing work. So to change the internal energy by same amount of heat supplied should be greater, इसलिए Cp is greater than Cv। आया समझ? सर एक बार फिर से समझा दो। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहली चीज़ जो हीट सप्लाइड है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, चूँकि वर्क डन की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम का चेंज 0 है, ठीक। तो अगर मैंने 10 जूल हीट सप्लाई की तो वो डायरेक्टली उसके इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल हो जाएगा, तो 10 जूल डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर के बेस पे अगर मैं हीट सप्लाई करता हूँ तो उसमें दो पार्ट होगा, इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क डन, दोनों में चेंज आएगा। सो अगर मैंने 10 जूल हीट सप्लाई की तो सिर्फ 7 जूल इंटरनल एनर्जी को जाती है, बाकी 3 जूल वर्क डन में जाती है, क्योंकि इस गैस में एक्सपेंशन भी पॉसिबल है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तब मुझे यहाँ पे 7 जूल सिर्फ एनर्जी मिली, यहाँ पे मुझे 10 जूल एनर्जी मिली, तो मुझे यहाँ पे भी 10 जूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, 14 जूल कर दिया, ताकि ये 10 जूल हो जाए और ये 4 जूल हो गया। अब इस 14 जूल पे ये 10 जूल मिलता है, यहाँ पे 10 जूल पे ही 10 जूल मिल जाता है, तो किसमें अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा सप्लाई करने की जरूरत पड़ी, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा सप्लाई करने की जरूरत पड़ी, ठीक। यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे तब मुझे 10 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, बट यहाँ पे हमने 10 ही जूल अप्लाई किया था एंड 10 जूल मिल गई, ठीक। इसीलिए Cp की वैल्यू Cv से क्या होती है, बड़ी होती है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे मुझे हीट ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम टू चेंज द इंटरनल एनर्जी बाय सेम अमाउंट, ठीक है। यस सर। अब इस चीज़ को मैथमेटिकली डेराइव करते हैं, जैसे फर्स्ट डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन की वैल्यू 0 है, तो जितना भी मैं हीट सप्लाई करूँगा वो उसके इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल हो जाएगा। तब इसका फॉर्मूला था NCV/dt, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड वन, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं हीट सप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है du प्लस dw, du n टाइम्स ऑफ Cp dt, du की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ये टर्म पुट कर दीजिए, n टाइम्स ऑफ Cv dt, एंड वर्क डन का फॉर्मूला होता है P टाइम्स ऑफ dv। अब ये सारे वेरिएबल अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो P कांस्टेंट, तो वॉल्यूम उसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू nR, टेम्परेचर का डेरिवेटिव, dt/dt विच इज़ 1। ये टर्म कैंसिल आउट, सो मेरे पास इक्वेशन हो गया PdV इज इक्वल्स टू nRdt। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, जैसे पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आता है n टाइम्स ऑफ Cp dt इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ Cv dt प्लस n टाइम्स ऑफ R dt। अब यहाँ पे dt कैंसिल आउट, n कैंसिल आउट, सो वी लेफ्ट विथ Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R।
इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। ठीक, तो आपको मेयर्स रिलेशन भी बोल सकता है, ठीक, या CP एंड CV बोल सकता है, ठीक, 5 CP इज ग्रेटर देन CV, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल? हेलो, नो सर। ओके, तो स्टेटमेंट समझ गए आप कि CP एंड CV को स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखते हैं? क्या सर? मैंने कहा स्टेटमेंट समझ गई आप, स्टेटमेंट में क्या लिखना है एंड देन फिर कैसे डिराइव यस करना सर। है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस होता है मेरे पास आइसोथर्मल। ठीक, आइसो सेम थर्म एक्चुअली में टेम्परेचर को डिफाइन करता है, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 0। इस पर्टिकुलर लॉ को हम बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक, अब इसके बेस पे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, तो T तो कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। तब इसका मतलब होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और P1 V1 शुड बी इक्वल्स टू P2 P2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो मेरे पास नॉर्मल जो इक्वेशन था PV टू द पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसलिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, ताकि P इंटू वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाए। ठीक, तब यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक हीट डिफाइन करूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो वहाँ पे फॉर्मूला आता है C इज इक्वल्स टू R बाई गामा माइनस 1 माइनस R बाई एक्स माइनस 1। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 इज इन्फिनाइट, सो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनाइट। तो इसका मतलब होगा इट वुड रिक्वायर इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। या इसका मतलब ये होगा कि आप उस पर्टिकुलर सिस्टम को टेम्परेचर वाइज चेंज नहीं करा सकते हैं। ठीक, अब ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस कब होगा? ठीक है, मतलब टेम्परेचर में चेंज ना होने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी? तो जो प्रोसेस होता है एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, वो बहुत स्लो होता है, एंड उस बहुत स्लो प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। वो इतना स्लो प्रोसेस हो ताकि वो ऑलमोस्ट स्टैटिक की तरह बिहेव करती हो, इसलिए इस प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल वेरी स्लो चेंज। जब कभी भी बहुत स्लोली चेंज हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। अब इसके बेस पे मैं ग्राफ प्लॉट करूं 3 तरह से, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, सेकेंड वन इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, एंड देन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, P P and then V V T T। फर्स्ट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ के हिसाब से, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक जाएगा। एक्सपेंशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ इस तरह। PT, तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्व डाउनवर्ड की तरफ होगा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो अपवर्ड की तरफ होगा। ठीक, तो इसी तरह से 3 तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, PV कर्व से रिलेटेड स्लोप कैलकुलेट करना है एंड उससे रिलेटेड वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अगली चीज़ होती है मेरे पास PV कर्व उससे रिलेटेड स्लोप। तो मेरे पास ये ग्राफ था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, P वर्सेस V ऐसे जा रहा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टैंजेंट स्टिफनेस को डिफाइन करता है, इंक्लिनेशन यहाँ पे, तो मैंने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये टैंजेंट इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे स्लोप कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे। तो स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ P वर्सेस V ग्राफ। आपके पास इक्वेशन होता है P इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ताकि dP बाई dV की वैल्यू आ जाए। किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दूँ? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, या प्रेशर के रिस्पेक्ट में? मैंने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कीजिए, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई में, प्लस फर्स्ट को मल्टीप्लाई में एंड सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये टर्म कट गया, 1 आ गया, इस टर्म को उधर भेज दीजिए माइनस पी, सो डी पी बाई डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी बाई वी। इसलिए मेरे पास स्लोप की वैल्यू कैसे आ गई, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे इंक्लिनेशन कैसा है, नेगेटिव। तो ये मेरे पास स्लोप डिफाइन हुआ। इस स्लोप को यूज करके मैं बल्क मॉडुलस फाइंड कर सकता हूँ। सो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी पी बाई डी वी टाइम्स वॉल्यूम। सो डी पी बाई डी वी की वैल्यू पी बाई वी है, वी एंड वी कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर के इक्वल। तो आइडियल गैस मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो बल्क मॉडुलस है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के प्रेशर के इक्वल होता है। जितना उस सिस्टम पर प्रेशर होगा बल्क मॉडुलस के इक्वल होता है। अगली चीज डिफाइन करते हैं इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो चूंकि मेरे पास टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा, 0। तो जितना मैं हीट सप्लाई करूंगा वो डायरेक्टली उसके वर्क डन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब इस वर्क डन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए, विच इज एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखिए तो हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये आपको डिराइव करने के लिए आएगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक गैस है जो यहाँ से यहाँ तक एक्सपैंड कर रहा है किसी इस पॉइंट तक, फ्रॉम दिस इनिशियल वॉल्यूम टू दिस फाइनल वॉल्यूम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूँकि कर्व है, कर्व का एरिया डायरेक्टली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल में हम क्या करते थे, एक स्मॉल स्ट्रिप अज्यूम करते थे इस पॉइंट पे, ठीक, स्मॉल स्ट्रिप मतलब उस कर्व को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेगमेंट में कट कर देते हैं। तो ये मेरे पास होता है प्रेशर, ये मेरे पास होता है वॉल्यूम, तो ये मेरे पास हो जाएगा वॉल्यूम एंड ये जो क्वांटिटी हो जाएगी प्रेशर हो जाएगी। अब उस रेक्टेंगल का मुझे एरिया चाहिए, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पी टाइम्स ऑफ डी वी इंटीग्रेशन। चूँकि पी एंड डी वी दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को दूसरे टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन होता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ से पी की वैल्यू कैलकुलेट करके एन आर टी अपॉन वी कर सकते हैं। पुट दिस वैल्यू ऑफ प्रेशर इन दिस इक्वेशन, सो एन आर टी बीइंग कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डी वी ओवर वी फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। अब मेरे पास सारी चीज़ें सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गई। 1/x इसका इंटीग्रेशन होता है ln विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x। तब इसकी वैल्यू पूरी हो जाती है कितनी, nRT ln v, अपर लिमिट दैट इज फाइनल वैल्यू, लोअर लिमिट दैट इज इनिशियल वैल्यू। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला आता है nRT ln v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक। तो v इनिशियल यहाँ पे पुट किया तो ये एक्चुअली में ln v इनिशियल होगा। अब आपके पास फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, तो इसकी वैल्यू होती है log m बाई n। तो इस टर्म को मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ nRT ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल। तो इस तरह से हम वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है कुछ इस तरह से, देखिए पहला क्वेश्चन पूछेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मेरे पास वॉल्यूम V0 है एंड प्रेशर P0 है, यहाँ से यहाँ तक गया ताकि यहाँ पे प्रेशर P0/2 हो गया, तो वॉल्यूम की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा आप वो फाइंड कीजिए एंड यूजिंग दिस यहाँ पुट करके वर्क डन फाइंड कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 शुड बी इक्वल्स टू P2 V2। मुझे V2 की वैल्यू चाहिए, P2 यहाँ मल्टीप्लाई उस जगह डिवाइड में, सो P1 की वैल्यू है P0, P1 की वैल्यू है V0 अपॉन P0 की वैल्यू, P2 की वैल्यू P0 अपॉन 2, P0 कैंसिल आउट, सो V2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V0। अब इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो ये मेरे पास जो क्वांटिटी होती है ना nRT, वो एक्चुअली में प्रेशर एंड वॉल्यूम इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। तो
तो nRT कैन बी रिटन एज P इंटू वी। सो मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूँ। अब ये वैल्यू चाहे मैं फर्स्ट कंडीशन की पुट करूँ या सेकंड कंडीशन की पुट करूँ, हर पॉइंट पर उसका प्रोडक्ट सेम ही आएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P नॉट ln, दैट इज नेचुरल लॉग V फाइनल की वैल्यू कितनी आई है 2V, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V नॉट अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी V नॉट कट जाएगा तो सिंपली कितना आ जाएगा ln 2। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं एंड उनकी वैल्यूज पुट करके जो भी अननोन टर्म होगा फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो इसमें हमने दो क्वेश्चन डिफाइन कर दिया। एक जो स्टेट के बेस पे क्वेश्चन पूछता होगा कि वॉल्यूम में कितना चेंज है, एंड दूसरा वर्क डन के बेस पे क्वेश्चन पूछता होगा। ठीक है, तो दोनों टर्म की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अगली चीज पूछते हैं इसी में, एडियाबेटिक प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक वो पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट हो। ठीक, इसलिए चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट शुड बी जीरो। तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है आइडियल गैस, उसमें सिर्फ 3 टर्म होता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हीट का कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होता या कोई क्वांटिटी हीट का उसमें नहीं डिफाइन करते हैं। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एंड देन उस इक्वेशन को यूज़ करके अलग अलग टर्म डिफाइन करते हैं। ठीक, तो अगर आपको टफ क्वेश्चन पूछेगा तो ये डिराइव करने के लिए आ सकता है, अगर टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो डिराइव करने के लिए नहीं आ सकता है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ, बहुत आसान चीज़ है। सिंपली होता है मेरे पास रिलेशन कि अगर फर्स्ट लॉ को अप्लाई करूँ तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फॉर्मूला आता है। हीट सप्लाइड इज जीरो तो पूरा टर्म जीरो, तो जीरो इज इक्वल्स टू डी यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी डी टी, एंड वर्किंग का फॉर्मूला होता है पी टाइम्स ऑफ डी वी। अब यहाँ पे सारी वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक वेरिएबल के टर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम नॉर्मल इक्वेशन देखते हैं आइडियल गैस। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो चूँकि यहाँ पे तीनों टर्म वेरिएबल हैं, पी वी एंड टी तीनों टर्म वेरिएबल हैं, तो किसी एक टर्म के बेस पे आप सबको डिफ्रेंशिएट कर दिए। मैंने v के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दिया सबको, या t के टर्म में सबको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो v डी टी अपॉन डी टी प्लस p टाइम्स ऑफ डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एन आर एंड टेम्परेचर का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी टी। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में सब सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा। टी टी की वैल्यू मुझे यहाँ फाइंड आउट करनी है, एन इंटू आर यहाँ पर मल्टीप्लाई में उससे जाएगा डिवाइड में, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा वी डी पी प्लस पी डी वी होल डिवाइड बाई एन टाइम्स आर इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर, उसकी वैल्यू यहाँ पे पी और डी वी के टर्म में आ गया। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज एन टाइम्स ऑफ सी वी, डी टी की वैल्यू मुझे पुट करने हैं वी डी पी प्लस पी डी वी डिवाइड बाई एन इंटू आर टाइम्स पी डी वी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 एंड इसके डिनोमिनेटर में n इंटू आर, इस n को इस n के साथ कैंसिल आउट कर दीजिए। r है, r एलसीएम होके इसके साथ मल्टीप्लाइड एंड उस साइड 0 हो जाएगा। सो ये पूरा टर्म आपका बच जाएगा v टाइम्स ऑफ सी वी इंटू डी टी प्लस p टाइम्स ऑफ सी वी इंटू डी वी प्लस p इंटू आर इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इतना बचेगा। यहाँ तक समझ आया? यस सर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन करते हैं। जैसे इस टर्म में से इस टर्म में से कॉमन करते हैं। देखिए कौन कौन सी चीज़ें, प्रेशर एंड प्रेशर कॉमन है एंड वॉल्यूम कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहने दीजिए, डी सी वी डी पी प्लस मैंने पी कॉमन कर लिया, सो सी वी बचेगा यहाँ बचेगा आर एंड डी वी इज इक्वल टू 0। सी वी प्लस आर को हम सी पी बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा v टाइम्स ऑफ सी वी डी पी प्लस p टाइम्स ऑफ सी पी
इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। अब ये रिड्यूस्ड हो गया बस, बट इसमें भी अभी भी वेरिएबल टर्म है। अब इसको और रिडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन टर्म उससे दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या किया, पी वी एंड सी वी इसमें भी डिवाइड कर दिया, पी वी एंड सी वी इसमें भी डिवाइड कर दिया, एंड इसमें डिवाइड करूँगा तो पूरा टर्म तो 0 ही होगा। अब देखिए इसको डिवाइड करने की वजह से हुआ क्या, इसको डिवाइड करने की वजह से क्या हुआ कि हम यहाँ पे वी एन वी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा डी पी अपॉन पी प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी पी कैंसिल आउट, सी पी अपॉन सी वी को हम गामा बोलते हैं, तो गामा टाइम्स डी वी अपॉन वी बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 अपॉन पी और 1 अपॉन एक्स इज एल एन टाइम्स गामा, यहाँ पे हो जाएगा एल एन वी इज इक्वल टू, किसी भी कांस्टेंट का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो उसका इंटीग्रेशन एक 0 का इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है लॉग की प्रॉपर्टी के बेस पे, अगर आपका रिलेशन हो log x टू द पावर m तो वो m उसके बेस में चला जाता है एंड log x हो जाता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी log v उसके बेस में अगर गामा है तो गामा उसके एक्सपोनेंशियल में जा सकता है। सो वी कैन राइट दिस एज ln p प्लस ln v टू द पावर गामा इज इक्वल टू c। दो टर्म का प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो आपके पास फॉर्मूला होता है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू log n। सो log m इंटू n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड अगर हम log हटाते हैं तो वो टर्म एक्सपोनेंशियल पे जाता है, तो p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू सम एक्सपोनेंशियल टू द पावर c, एंड ये पूरा टर्म एक अनदर कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो इतना पार्ट डिराइव करने के लिए पूछ सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट है। यहाँ तक समझ आया? यस सर। लॉग की प्रॉपर्टी तो आपको आती है ना अच्छे से? नो सर। ये मैंने इतनी सारी चीज़ें लॉग यूज़ की तो पूछना चाहिए। ये सब समझ में आया ना, मैं अलग अलग जगह लिख दिया ना लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। यस सर। ओके, तो मेरे पास ये जो लास्ट रिलेशन बचा, अब इस रिलेशन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, बाकी अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी टर्म को कन्वर्ट कीजिएगा टेम्परेचर के टर्म में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसी चीज़ को प्रेशर एंड टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी पी टू द पावर 1 माइनस गामा एंड टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि इक्वेशन बाकी सब कैसे आए, तो हमने क्या किया, सिंपली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में किसी एक वैल्यू, जैसे पी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया तो ये आ गया, अगर मैंने वी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया तो ये आ जाएगा। तो एक इक्वेशन याद रखिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए, पी वी टू द पावर गामा है और हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन होता है पी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, गामा के इक्वल। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट डिफाइन करूँ, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट हीट या एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसका फॉर्मूला होता है आर बाई गामा माइनस 1 आर बाई एक्स माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, गामा के इक्वल, पुट कर दीजिए आर बाई गामा माइनस 1 आर बाई गामा माइनस 1 एंड बोथ आर सब्ट्रैक्टेड, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब देयर इज नो नीड ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। बहुत इनिशियल मतलब बहुत स्मॉल फ्रैक्शन हीट ट्रिगर करने के लिए या उसके टेम्परेचर चेंज कराने के लिए काफ़ी होता है। ऐसा क्यों होता है हम आगे जानेंगे। मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, 0 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने की बेस पे भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसके बेस पे मैं ग्राफ प्लॉट करूं, 3 तरह से ग्राफ हो सकता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर,
यहाँ पे होता है मेरे पास प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, एंड यहाँ पे होता है मेरे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अगर आप फर्स्ट टर्म देखिए तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों प्रोडक्ट में किसी कांस्टेंट के इक्वल हो रहा है, तो ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई में उससे जाएगा डिवाइड में, तो मैं प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ। तो फर्स्ट टर्म आएगा प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जस्ट एज आइसोथर्मल में जैसे होता है उसी तरह से। बट फिर यहाँ पे रिलेशन होता है कि इसमें एंड उसमें क्या फ़र्क है, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा। P वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ठीक। V वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से अलग अलग ग्राफ हो सकते हैं। हमें मेनली सिर्फ PV कर्व जानना है, बाकी दोनों कर्व आप याद रखिए न रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिंपली ड्रॉ कर दिया है समझाने के लिए। अब हमें क्या करना है, PV कर्व चाहिए एंड उससे रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे पहली चीज़ PV कर्व में जो स्लोप है, ठीक है, वो स्लोप मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, उनके लिए कैसे कैसे चेंज करेगा पहले वो डिफाइन करना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहली चीज़ स्लोप ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। अगर मेरे पास फॉर्मूला लिखते हैं PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो V टू द पावर गामा dP अपॉन dV प्लस P कांस्टेंट n x n माइनस 1 एंड dV अपॉन dV कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए इस टर्म को हम लिख सकते हैं इस तरह, V टू द पावर गामा dP अपॉन dV प्लस गामा टाइम्स P V टू द पावर गामा अपॉन V dV अपॉन dV इज 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास कौन कौन सा टर्म कट जाएगा, ये टर्म एंड ये टर्म कट जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में उससे जाएगा 0 हो जाएगा, ये टर्म उससे गया नेगेटिव में, तो मेरे पास यहाँ पे स्लोप आ जाएगा dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा टाइम्स P बाई V। तो जितना गामा की वैल्यू ज़्यादा होगी dP बाई dV दैट इज स्लोप उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग ग्राफ, अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करूँ, ठीक है, एंड उसके टर्म में गामा डिफाइन करूँ, तो हमारे पास गामा का फॉर्मूला था गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ, वेयर एफ वॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके लिए एफ की वैल्यू कितनी थी, 3। अगर मेरे पास डायटॉमिक गैस है तो एफ की वैल्यू कितनी होती है, 5। अगर मैं ट्राइएटॉमिक गैस है, ठीक, या बेन शेप है तो एफ की वैल्यू 6। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल हम बढ़ाते जाते हैं उसके ओरिएंटेशन को डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करने की वजह से गामा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन देते हैं कि गामा जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, एंड सबसे लार्जर वैल्यू कौन सी होगी, जिसका एफ सबसे छोटा होगा। तो गामा 1 से बड़ा, तो गामा ट्राइएटॉमिक के लिए सबसे छोटा, उसके बाद डायटॉमिक के लिए, एंड उससे बड़ा मोनो एटॉमिक के लिए, एंड ये सारी वैल्यू 2 से हमेशा स्मॉलर होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास रिलेशन होता है, ठीक, मतलब गामा मोनो एटॉमिक के लिए सबसे ज़्यादा, डायटॉमिक के लिए उससे कम, ट्राइएटॉमिक के लिए उससे कम, एंड गामा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 और 2 के बीच में लाई करती है, बियॉन्ड उसके लाई नहीं कर सकती। अब इसके बेस पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, जैसे 3 तरह का ग्राफ मैं प्लॉट करूं, एक कर्व मैं बोलूं ये टर्म, एक कर्व मैंने कहा ये, ठीक, एंड एक कर्व मैंने कहा ये, ठीक। आपसे पूछेगा इन तीनों कर्व में कौन सा मोनोएटॉमिक है, कौन सा डायटॉमिक, कौन सा ट्राइएटॉमिक है। तो इसका मतलब ये होगा जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना ज़्यादा अप्रोच करता होगा उसको बोलते हैं उसकी स्टिफनेस उतनी ज़्यादा होगी, मतलब उसका गामा उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कर्व एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस की तरफ बेंड कौन है, सबसे नीचे वाला, इसलिए ये मोनोएटॉमिक गैस है, ये डायटॉमिक गैस है, एंड ये ट्राइएटॉमिक गैस है, ठीक। तो आपको इसी में ए बी सी दे देता, अब पूछता विच वन इज मोनोएटॉमिक, विच वन इज डायटॉमिक एंड विच वन इज ट्राइएटॉमिक, या आपको एग्जांपल दे देता
Suppose in this graph, one is helium, the other one is hydrogen, and the other one is water molecule. Define which graph represents which. The helium is inert gas, which always exists as monoatomic. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक होगा. एंड वाटर H2O बेन शेप ट्रायटोमिक की तरह बिहेव करता है बेन शेप में. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसका ग्राफ इस तरह से हो सकता है. यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर. सारी बात समझ आ रही है ना अच्छे से? यस सर. गुड. अब अगली चीज डिफाइन करते हैं हम लोग कि जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है. वहाँ पर जब हमने डिराइव किया था dp/dv तो वो p/v के इक्वल था विथ नेगेटिव साइन. यहाँ पर हमने डिफाइन किया तो गामा टाइम्स p/v है. मतलब क्या होगा कि जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक है, ठीक, वो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल के गामा टाइम्स क्या होता है, बड़ा होता है. तब इसके बेस पे जिसका गामा ज़्यादा होगा वो ग्राफ स्टिफनेस उतनी ज़्यादा होगी. तो अगर मैं ग्राफ ऐसे प्लॉट करूं दो अलग अलग, तो ऊपर वाला ग्राफ होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंड नीचे वाला ग्राफ होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि एडियाबैटिक की स्टिफनेस ज़्यादा होती है गामा की वजह से. ठीक. एंड एडियाबैटिक में भी फर्दर अगर डिफाइन करना हो तो सबसे कम ज़्यादा होता है मोनोएटमिक, उससे कम डायटमिक एंड सबसे कम ट्राइएटमिक. इस तरह से चेंज करता रहता है. ठीक. अब अगर मैं फर्स्ट लॉ डिफाइन करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw. So amount of heat supplied or ejected from the system is 0. So change in internal energy and work done आपस में क्या होगा, इक्वल. सो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए अगर मुझे टेम्परेचर में चेंज कॉज कराना है तो हीट या तो कंप्रेशन कर दीजिए गैस का या तो एक्सपेंशन कर दीजिए गैस का विदाउट गिविंग और इजेक्टिंग आउट हीट फ्रॉम द सिस्टम. तो इस तरह से उस पर्टिकुलर गैस के टेम्परेचर में क्या हो सकता है, चेंज कॉज कर सकता है. तो आपके सिलेबस में ये बस 4 प्रोसेस हैं इस साल. ठीक है, मतलब वो जो एक मतलब हीट इंजन सारी चीज़ें थी वो सिलेबस से हटा दी गई हैं. ठीक है, तो बस इस 4 प्रोसेस हैं. इन्हीं 4 प्रोसेस के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा और इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर. ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो हम आगे मूव ऑन करते हैं. ठीक है, ओके सर. मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा दूँ मैं आपको? नहीं पढ़ाते सर, पढ़ा दो. ओके. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमें मेनली 2-3 टॉपिक पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस वो कैसे डिफाइन करते हैं एंड उसके बेस पे प्रेशर एक्सर्टेड कैलकुलेट करते हैं. तो हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. तब इस गैस के बारे में बेसिकली अगर बोला जाए तो हम बेसिकली आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं. मैंने आपको आइडियल गैस एंड रियल गैस के बेस पे डिफरेंस बताया था कि रियल गैस बोलते हैं उनको जिनके पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन पॉसिबल हो. सो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंट्रैक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर दोनों के सम के इक्वल होती है. बट आइडियल गैस बिहेव करता है कि पार्टिकल के साथ कोई इंट्रैक्शन पॉसिबल ना हो, हर पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हो. ठीक, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस. तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सिर्फ उसके टेम्परेचर के बेस पे डिफाइंड होती है जो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट कॉज करता है. ठीक, तब हमें जानना है इस पूरे चैप्टर में आइडियल गैस के बारे में. तो आइडियल गैस की पहले कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं. तो पहली चीज़ कि देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल. ठीक, दूसरा मेरे पास होता है कि जो गैस है वो अगर गैसेस पार्टिकल कोलिजन करता है वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ या किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, तो वो सारे कोलिजन इलास्टिक होते हैं. ठीक है, तो आप बोलिएगा कोलिजन बिटवीन अदर पार्टिकल्स और वॉल ऑफ द कंटेनर वो हमेशा कैसा होता है, इलास्टिक होता है. ठीक, इसलिए उसमें कोई एनर्जी का लॉस गेन नहीं होता एंड वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करा सकता है, वेलोसिटी
रिमेन्स कंजर्व, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व होती है, सारी चीज़ें, एनर्जी कंजर्व होती है, ये हम डिफाइन करते हैं। अगली प्रॉपर्टी होगी कि अगर वो मूवमेंट करता है किसी भी डायरेक्शन में तो हर डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो नेक्स्ट इज वेलोसिटी इन एवरी कोऑर्डिनेट, velocity in each direction remains same। ठीक, मतलब velocity along x axis, velocity along y axis and velocity along z axis आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो v इन वेक्टर टर्म इज इक्वल्स टू x कंपोनेंट i कैप, y कंपोनेंट j कैप एंड z कंपोनेंट k कैप। ठीक, तो इस तरह हमने वेलोसिटी डिफाइन कर दिया। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेने की कोशिश करूं तो मैग्नीट्यूड v बार इज इक्वल्स टू x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको सम कर दीजिए। तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो हम सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद डिफाइंड होता है कि चूंकि वेलोसिटी वी एक्स एंड वी बाई वी जेड तीनों आपस में इक्वल है, सो वी कैन राइट दिस एज 3 टाइम्स ऑफ वी एक्स स्क्वायर। तो मुझे वी एक्स की वैल्यू चाहिए, ये तो मल्टीप्लाई में उसकी जगह डिवाइड में, सो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 वी बार उसका स्क्वायर। हमने इसको कहा कि मीन, मतलब उन सारे अलग अलग पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनका हम एवरेज इसको बोलते हैं। तो इस चीज़ को मैं बोलता हूँ मीन, उसका स्क्वायर है तो इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आता है ये, इसको मैं आगे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ गैस डिफाइन कर दिया और उसके बेस पे वेलोसिटी डिफाइन कर दी कितनी होगी। अब मेरे पास अगला कहता है इसके बेस पे प्रेशर एक्सर्टेड कैलकुलेट करके दिखाइए कितना होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर। प्रेशर का सबसे आसान फॉर्मूला हमें पता होता है फोर्स बाय एरिया। तो मुझे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करना होगा, मतलब F इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो मोमेंटम कैलकुलेट करनी होगी। तब हम क्या करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी एक क्यूबिकल ब्लॉक अज्यूम करते हैं, ठीक है, सच दैट कि उसका साइड L है। तो हमने क्या किया, कोई भी एक क्यूबिकल ब्लॉक लिया इस तरह, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। एंड इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो साइड की लेंथ है वो L है, ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक L एंड हाइट भी L। ठीक है, तो हमने डिफाइन कर दिया लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब इसके बाद क्या है, मेरे पास वेलोसिटी है पार्टिकल की। मैंने अभी पीछे प्रूव किया कि पार्टिकल की वेलोसिटी हर कोऑर्डिनेट के लॉन्ग सेम होती है, वेदर x, y, z। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि मेरे पास कोई पार्टिकल है जो इस पॉइंट से मूवमेंट करना शुरू हुआ, इस डायरेक्शन में गया, सम वेलोसिटी vx, and after collision with this particular wall gets reflected back and सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि हमने पीछे भी कहा था कि जो कोलिजन होती है आइदर विद वॉल ऑफ द कंटेनर और विद अदर पार्टिकल, उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता इलास्टिक कोलिजन की वजह से, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब मेरे पास क्या होगा, इसके बेस पे सबसे पहली चीज़ कैलकुलेट करते हैं मोमेंट। तो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए पहला पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया विच इज इनिशियल मोमेंटम, नेगेटिव कोऑर्डिनेट के लॉन्ग, तो m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी vx। दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया तो वो हो गया मेरे पास पॉजिटिव टाइम्स ऑफ m vx। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो चेंज इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। p फाइनल की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में तो m टाइम्स ऑफ vx, pi की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस ऑफ एम वी एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो टोटल टर्म हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम वी एक्स। तो ये मेरे पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ गया।
अब इस मोमेंटम के चेंज की बेस पे अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं कि किस पर्टिकुलर टाइम में इतना अमाउंट ऑफ मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने सपोज किया कि पार्टिकल किसी एक एंड से मूवमेंट करनी शुरू हुई, किसी दूसरे एंड तक गई एंड देन फिर वापस बैक आई। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इज 2l and its velocity was along this particular coordinate is vx. So time taken delta t is equals to distance traveled by speed vx. अगर मैं इन दोनों क्वांटिटी को आपस में डिवाइड कर दूं, so we can calculate force. The force exerted is equals to change in linear momentum by time taken according to second Newton's law. अब मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 2 times of mvx by 2 times of l upon v, so v square. 2 कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mvx स्क्वायर अपॉन l. अब यहाँ तक हमने फोर्स कैलकुलेट किया, अब मुझे कैलकुलेट करना है प्रेशर. प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया से डिवाइड करनी पड़ेगी. तो हम क्या करते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स इज m टाइम्स ऑफ dx स्क्वायर अपॉन एरिया. एरिया इज l स्क्वायर. l इंटू एल स्क्वायर इज l क्यूब. सो पूरा टर्म हो जाएगा m टाइम्स ऑफ dx स्क्वायर अपॉन एल क्यूब. एल क्यूब को हम वॉल्यूम बोलते हैं. ये मेरे पास जो टर्म डिफाइन किया मैंने सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन किया. अगर मैं टोटल पार्टिकल के लिए कंबाइन डिफाइन करूं फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. फॉर n पार्टिकल net pressure is equals to n number of particle each having mass m times velocity vx का square upon volume. Total mass by total volume is called density rho. vx स्क्वायर की वैल्यू पीछे प्रूव कर रखी थी 1/3 टाइम्स ऑफ v बार उसका स्क्वायर. सो अब मेरे पास फॉर्मूला आया v इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स रो v बार उसका स्क्वायर. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर. ओके, तो हमने क्या किया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करके टाइम कैलकुलेट करके फोर्स निकाला एंड फोर्स के बेस पे प्रेशर कैलकुलेट कर दिया. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के डेरिवेशन का, ठीक. अब इसको यूज करके हम अगली चीज कैलकुलेट करते हैं विच इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं. तो हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. हमारे पास जैसे प्रेशर का रिलेशन होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो टाइम्स ऑफ v बार उसका स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट एज 1/3 रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू v बार उसका स्क्वायर. इन दोनों टर्म को उधर भेज दीजिए कि पूरा टर्म हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ pv इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ v बार उसका स्क्वायर. अगर मुझे इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इस साइड भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड इस साइड भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये मेरे पास पूरा टर्म हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी k. तो k इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ pv. तो मेरे पास ये फॉर्मूला आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 2 प्रेशर इनटू वॉल्यूम. pv इज इक्वल्स टू nRT. तो ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ nRT. n नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे. एक होगा नंबर ऑफ पार्टिकल के बेस पे गिवन पार्टिकल बाय अवोगाड्रो नंबर. दूसरा होगा आपका मास के टर्म के बेस पे गिवन मास बाय मोलर मास. एंड तीसरा फॉर्मूला होगा वॉल्यूम के बेस पे गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर एट STP. तब मैं इस टर्म को नंबर ऑफ मोल्स को मैं नंबर ऑफ पार्टिकल के बेस पे डिफाइन करूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर टाइम्स r इंटू t. अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देते हैं. तो ये इक्वेशन आता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल. तो ये टर्म आ जाएगा 3/2, n की वैल्यू कट जाएगी तो ये आ जाएगा r/na टाइम्स t.
तब हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB। तो इसी वैल्यू को हम बोलते हैं 3/2 टाइम्स KB इंटू T। एंड ये जो एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, इस एनर्जी को हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक, तब आपके पास फॉर्मूला आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स KB इंटू T, वेयर KB इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R मेरे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na is Avogadro number, so KB is equals to R by Na। R की वैल्यू होती है मेरे पास 8.314, Na की वैल्यू होती है 6.022 10 to the power 23। सो इसकी पूरी वैल्यू हो जाती है 1.38 इंटू 10 to the power -23 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, यहाँ तक हमने काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर दिया। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। आसान है? थोड़ी थोड़ी ओके। तब काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर दिया हमने, तो काइनेटिक एनर्जी के बेस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, मतलब जीरो केल्विन एक्चुअली में क्या होता है एंड उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ठीक, तो हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट जीरो, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू आप 0 केल्विन ले लीजिए। जैसे ही 0 केल्विन लीजिएगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन था 3/2 टाइम्स ऑफ T, एंड T की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी नहीं है मतलब वहाँ पे रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। तब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम 0 केल्विन बोलते हैं। तो 0 केल्विन और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब द टेम्परेचर एट विच randomness of gas becomes stop or there is no existence of any matter over there। ठीक, अब इसके बेस पे मेरे पास जो एनर्जी आई है, इसके बेस पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी पार्टीशन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिविजन किस का? एनर्जी का। तो अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ KBT। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं कैलकुलेट किया था पार्टिकल के बेस पे, तो मेरे पास मोनो एटॉमिक पार्टिकल था, एंड मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके पास 3 डिफरेंट एनर्जी होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसीलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, किसी भी गैस के पास हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो एक पार्ट में जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हाफ KBT। इधर भी एनर्जी हो जाएगी हाफ KBT एंड इधर भी एनर्जी हो जाएगी हाफ KBT। ठीक, तब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो वो कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द टोटल इंटरनल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड along its all degree of freedom। ठीक, एंड वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल होता है? हाफ KBT के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल? तो जितना भी उस पर्टिकुलर गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, 5, 7, 6 जितना भी होगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बेस पे। ठीक है, यस सर। ओके। तो यहाँ तक आप पढ़ के रखिए। ठीक है, इसमें 2-3 छोटे छोटे टर्म्स हैं आगे। ठीक है, जैसे मीन फ्री पाथ, एवरेज वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं कल, वो ख़त्म करके फिर मैं आपको थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके, तो इतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। थैंक यू सर।